हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। हाल फिलहाल इंडियन आर्मी की सेना की तारीफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने की और वहीं पे इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके तमाम जो तथ्य हैं और तमाम जो आगे रणनीति है उससे इंडियंस को, जो भी भारतवासी हैं, उनको रूबरू करा दिया। खैर, हाल फिलहाल मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड जो है मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि क्या पूरा प्रोग्राम है, पूरा रणनीति जो है इंडियन आर्मी कैसे बनती है, कैसे क्या। सर, सबसे बड़ा तो ये सवाल कि पहलगाम में आतंकी हमला हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो पहलगाम का आतंकी हमला था, वो आतंकी हमला शायद पहली बार कश्मीर के इतिहास में वो आतंकी हमला पर्यटकों पे हुआ। कश्मीर को कहीं ना कहीं इस बात का घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर्यटकों पर हमला नहीं होगा। मैं आपको उसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि क्यों पर्यटकों पे हमला किया गया। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा पोषित जो आतंकवादी जो जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो आतंकवादी जो कहीं ना कहीं ये देख करके खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि कश्मीर किस प्रकार से तरक्की के राह पर अग्रसर है और वहाँ की शांति जो है वो उनको कहीं ना कहीं नहीं पच रही थी। आपको अगर ध्यान हो तो फैजुल्ला कसूरी, जो भी उसका नाम है, जो कि टीआरएफ का सर्वा है, उसने एक बार स्टेटमेंट भी दिया था कि आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल इन कश्मीर, मतलब मैं कश्मीर में शांति नहीं रहने दूंगा। तो ये जो हमला था वो कश्मीर की शांति पे था, ये जो हमला था वो कश्मीर की प्रोग्रेस पे था, और ये जो हमला था वो इस बात पे था कि वो कश्मीरियों को कहना चाह रहे थे कि हम आपको शांति और प्रगति को सेलिब्रेट करने नहीं देंगे। और जब, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने हमला किया और ऐसी जगह हमला किया जिससे कि वहाँ के पर्यटन पे असर पड़े। ऐसे समय हमला किया जो कि पर्यटन का पीक सीजन है, ऐसे समय हमला किया, ऐसी जगह हमला किया जो कि अमरनाथ जी की यात्रा का बेस कैंप है। 2 रूट्स हैं, उनमें से एक रूट का बेस कैंप है। तो ये तमाम बातें, और ख़ास करके फिर उन्होंने हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया। उनको क्या लग रहा था कि वो भारतवर्ष में इसकी वजह से कश्मीरियों में भी एक सेंटिमेंट को जगा देंगे और पूरे भारत में हिंदू मुसलमान का कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होने की संभावना होगी। आपको मैं बताता हूँ कि उस नेवल ऑफिसर की वाइफ, जो 4 दिन पहले शादी जिसकी हुई थी, वो वहाँ गए थे, उसने क्या कहा था उसके बाद कि मेरा हस्बैंड तो गया लेकिन मैं नहीं चाहती कि भारतवर्ष में कहीं भी कश्मीरियों पे या मुसलमानों पे कोई आघात हो या कोई हमले हो। तो इस प्रकार की ताकत भारतवर्ष ने दिखाई और उसका असर ये हुआ कि पहली बार इतिहास में कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान के झंडे जलाए और पाकिस्तान के खिलाफ एक जुलूस निकला पहली बार। तो ये जो उसके बाद कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो पीडीपी महबूबा मुफ्ती हो और भी कोई हो, उन्होंने सब ने एक मुंह से इसकी बुराई करी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। ये पहली बार हुआ है कश्मीर में। उसके बाद भारत के जो इस्लामिक जो नेता हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई और हो, सब ने एक मुंह से इस चीज़ की भर्त्सना करी और इसका, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो था उनको अपना मकसद हल होता हुआ नजर नहीं आया। अब उसके बाद ये एक इतना बड़ा आघात था, क्योंकि ये आघात उन सैलानियों पर नहीं था, ये आघात भारत की आत्मा पर हुआ था। और वो भारत की आत्मा, भारत की जो ताकत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग साथ मिल के रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है, हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, 1 फैमिली 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर, ये हमने G20 में हमने ये G20 में एक मैसेज देने की कोशिश करी थी। तो उसको कहीं ना कहीं आघात लगाने का प्रयास किया गया जिसमें वो पूरी तरह असफल रहे, लेकिन इसका जवाब देना ज़रूरी था और वो जवाब कल दे दिया गया। बदला लिया गया है। जो पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे और उनके जो परिवार है, उनके शहादत को, या यूं कहें कि जो मारे गए थे, उनके बदला लिया गया है और एक स्ट्राइक जो की गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बात तो मैं आपको बोलने से पहले बता दूं कि बदला नहीं है, ये आतंक के ऊपर आघात है। और ये आतंक के ऊपर आघात किया है, उससे 2-3 चीज़ें उभर करके बिल्कुल सामने आती हैं। एक तो यह है कि हमने 10, 12, 15 दिन पूरी तैयारी करी। इसको कहते हैं कोर्सिव डिप्लोमेसी या ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स। ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपका एक पूरा
चार्टर बना हुआ है कि आप किस प्रकार से इस जो हमला है इसका रिस्पॉन्स करेंगे। हमने पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, अबेंस में डाल दिया। उसके बाद हमने रास्ते बंद कर दिए, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, फिर ट्रेड बंद कर दिया, फिर हमने पोस्टल सर्विसेज को भी बंद कर दिया, तमाम एयर स्पेस उनके लिए बंद कर दी। पूरे हमारे जितने भी बंदरगाह थे वहाँ पर पाकिस्तान की शिप या पाकिस्तान के झंडा लगाए हुए कोई भी शिप नहीं आ सकता था। देखिए क्या होता है कि जब आपको दुश्मन पर प्रहार करना होता है तो उस स्थान पर प्रहार करना चाहिए जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा चोट पहुँचे, और सबसे ज़्यादा चोट पाकिस्तान को आज की परिस्थिति में, जबकि उनकी जो 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 इकोनॉमी है वो बिल्कुल शैटर्ड है, बहुत बुरे हाल में है। उनका जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो जीडीपी जो है वो लगातार नीचे की तरफ गिर रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उनके रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है। मेरे ख्याल से 290 या 280 रुपए में $1 आ रहा है। तो ये पाकिस्तान की जो 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 इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत पुअर थी। तो भारत ने पहले वो एक्शंस लेने शुरू किए जिससे कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को और आघात पहुंचे। देखिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं शेपिंग द बैटलफील्ड। आप पूरे एनवायरनमेंट को इस तरह से शेप किया भारतवर्ष ने, अपने वो 8-10 जो एक्शंस उन्होंने ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स में लिए, उससे भारतवर्ष को इस तरह से शेप किया एनवायरनमेंट को, या उसको कह लें बैटलफील्ड को, कि पाकिस्तान रिएक्ट करने पर मजबूर हो गया। और जो पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो बहुत डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन था। डिसप्रपोर्शनेट कैसे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, एक गाड़ी भी नहीं चलाई, एक गोली भी नहीं चलाई, और ये भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। मोदी हों, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो अमित शाह हों, या कोई भी हो, पहली बात तो भारतीय सेना में से किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और जिन नेताओं ने स्टेटमेंट दिया उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। उन्होंने यही कहा कि हम आतंक पे हमला करेंगे, और आतंक जहां भी हो रहा है हम उसको नेस्तनाबूद करेंगे। उसके बाद, एक मिनट, जब उसके बाद जो पाकिस्तान का डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन आया, उससे ये बात साफ हो गई कि आतंक का घर कहाँ है। और उसके बाद जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में ब्रिटिश पत्रकार को कहा कि हम 30 साल से वी आर डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यू अमेरिका एंड यू और समथिंग लाइक दैट, तो वो उन्होंने माना कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, आतंकवाद को बड़ा कर रहे हैं। उसके बाद 2019 में उनके उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जाकर के यूएस में इस बात को एग्री किया था कि हमने 30 से 40 हज़ार हमारे पास आतंकवादी हैं जो कि हमारी सेना के साथ रहते हैं और उनको हम पाल रहे हैं। तो ये तमाम जो उनके एडमिशन्स थे, और जिस प्रकार से आतंकवादियों के वहाँ पर संगठन वहाँ पर मिलते हैं, ओसामा बिन लादेन का वहाँ मिलना, हक्कानी का वहाँ पर होना, और उसके बाद तो ये तमाम चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने में लिप्त रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो। जो ओसामा बिन लादेन थे, ये जो मुरीद के का जो जैश ए मोहम्मद का उसका जो हमने लश्कर तैयबा का जो सेंटर बर्बाद किया है अभी इस स्ट्राइक में, उस सेंटर को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। अब आप सोच सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसने पाकिस्तान में एक और आतंकवादी संगठन को अपनी जगह बनाने के लिए पैसा दिया। तो इससे पता पड़ना चाहिए कि सदैव से, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या और कोई हो, सदैव से पाकिस्तान आतंकवाद में लिप्त है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और यही वजह थी कि ओसामा बिन लादेन जी जो हैं एबटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी के नाक के नीचे मिले, और वहाँ पर आकर के अमेरिका ने उनको तबाह किया। और उसी प्रकार से आपकी सेना ने और इन आतंकवादी 9 जगह पर आतंकवादी जो उनके अड्डे हैं उन पर प्रहार करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इनमें से 5 जो सेंटर हैं वो तो पीओजे में हैं, 4 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। बहावलपुर पाकिस्तान के हार्ट में है, सेंटर में लगभग। जो मुरीद के है वो लाहौर से 40 किलोमीटर दूर है। तो आप ये देखिए कि ये कैसे हो पाया, और कुछ नहीं कर पाई पाकिस्तान की सेना, सोती भी मिली। अब आप देखेंगे कि बहावलपुर में वो क्यों बनाया गया, क्योंकि बहावलपुर एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंटोनमेंट है पाकिस्तान का, और उनको लग रहा था कि बहावलपुर में वो रहेंगे तो उस अपने आतंकवादी अड्डे को और मौलाना मसूद अजहर के पूरे उसको ये लोग पाल पोस करेंगे, और जो इनहेरेंट जो सिक्योरिटी सेफ्टी एक कैंट की होती है उसमें कहीं जाकर के वो सेफ रहेगा। बावजूद उसके उसी बहावलपुर कैंट के बीच में जाकर के और एक प्रिसिशन स्ट्राइक से हमने
मौलाना मसूद अजहर के जो 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 अड्डा था उसको तबाह कर दिया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त वेरी वेल प्लान्ड अटैक था, वेरी वेल। अब उसमें प्लानिंग देखिए क्यों, कई लोग प्रश्न कर रहे थे अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह बताता हूँ कि आप जो है इस प्रकार का ये ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था। उसके अलावा जब आप इस प्रकार का हमला करते हैं तो आपको हर तरीके के रिटेलिएशन के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो ये जो 10, 12, 14 दिन निकाले हैं, ये हमने अपने आप को तैयार किया और रिटेलिएशन के लिए पूरी एयर डिफेंस और इनको पूरा तैयार किया। जो हमारे गैप्स थे उनको हमने फिल किया और पूरी तरह से पूरी वर्ल्ड की ओपिनियन को अपनी तरफ किया और फिर कहीं जाकर के हमने ये हमला किया। अब पाकिस्तान चाहे तो इसका रिटेलिएट कर सकता है और उसका जवाब उसको जिस भाषा में मिलेगा उनको समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि 5 बड़े फैसले लिए गए थे जब पहलगाम अटैक हुआ था, जिसमें से सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, तमाम वीज़ा रद्द किए गए। उसके बाद ये स्ट्राइक होना, अचानक स्ट्राइक होना, सबसे खास बात इसमें ये भी है कि हमेशा जो सेना स्ट्राइक करती है, आतंकवाद के खिलाफ हमला बोलती है, तब कहीं ना कहीं रात का ही सहारा क्यों लिया जाता है? देखिए क्या होता है कि जो रात के समय जो जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उस समय आपको जो जो सरप्राइज एलिमेंट है सब, क्योंकि इस प्रकार के किसी भी हमले में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सरप्राइज होती है। सिर्फ रात की ही बात नहीं है, मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। क्या होता है कि डिसेप्शन, एक बहुत बड़े लेवल पर डिसेप्शन प्लान किया गया था। मॉक ड्रिल आज रखी थी। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज थी जिसके बारे में पाकिस्तान को बताया, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उनको बताना ज़रूरी होता है, तो उनको बताया गया था, वो भी आज थी। और कई ऐसी चीज़ें थीं जिनसे ये उनको ये महसूस हो गया कि शायद आज तो कोई हमला होने वाला है नहीं, क्योंकि मॉक ड्रिल ही कर रहे हैं, ड्रिल के बाद ये उसके कहीं जा कर के उसका हमला करेंगे, एयरफोर्स की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कहीं जा कर के। और उसके अलावा जो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो विभिन्न चैनलों पे आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी को एक इतना बड़ा आयाम दे दिया कि भाई पाकिस्तान की आर्मी तो अजेय है और इंडिया कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह रही कि पाकिस्तान की आर्मी एक बार फिर सोती हुई पकड़ी गई और 24 मिसाइल्स 9 जगह पर, और इतना बड़ा आघात हम कर पाए। ये पूरा होल ऑफ द नेशन अप्रोच और पूरे लोगों ने मिलकर के एक बहुत बेहतरीन डिसेप्शन और सरप्राइज के साथ इस अटैक को किया। और वो जो आपका प्रश्न रात का है वो इसीलिए होता है कि वो सरप्राइज के एलिमेंट जो है वो उस समय ज़्यादा समझ में आता है और उसका इमीडिएट जो रेपरकशन है वो उनको नज़र नहीं आता। क्योंकि क्या है कि इमीडिएटली अगर आप करेंगे, हालांकि पाकिस्तान के, अब देखिए ये वही जगह है, मुरीद के जो है वो लाहौर के पास है, ये वो जगह है जहाँ पर पिछले 8 दिन से पाकिस्तान की सेना एक्सरसाइज कर रही है। जहाँ एक्सरसाइज कर रही है वहाँ पर हमला हो गया। इससे आपको पता पड़ना चाहिए कि कितना कमज़ोर उनका एयर डिफेंस रहा और कितना कमज़ोर उन्होंने बातचीत वो कर पाए और हम इतनी सफलता के साथ हमला कर पाए। एक सवाल ये भी है कि पूर्व कोई सेना अधिकारी है, उन्होंने नहावणे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पिक्चर अभी बाकी है। देखिए हमारे पहले के चीफ रहे हुए हैं, उनको भी इस बात ये जानते हैं, वो पूरी बात जानते हैं। बहुत इंडियन आर्मी का चीफ एक बहुत बड़ी चीज़ होता है और उनको पूरा ज्ञान है और पूरा उनका कुछ हरकतें उनके चीफ रहते समय हुई थी, उनको सब पता है। ये बात, ये हमारे प्रधानमंत्री की जो इच्छा शक्ति है, मैं आपको बताऊंगा कि बेफिक्री किसे कहते हैं। ये लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण है। जब उन्होंने इन सिंधु जल समझौता रोका और 1-2 और एक्शन लिए, वीज़ा रद्द किए, उसके अगले दिन जाकर के उन्होंने बिहार में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। बेफिक्री, ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और ये एक बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल मैसेज जो है वो आर्म्ड फोर्सेस से भेजती है। आज भी जब पूरी ब्रीफिंग किसने करी? मिस्री साहब ने, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, और 2 लेडी लेफ्टिनेंट कर्नल्स, एक कर्नल लेडी और एक विंग कमांडर, दोनों लेडीज़। और उन दोनों लेडीज़ में से एक सोफिया कुरैशी, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ। तो वो उन्होंने किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने स्पेस की बात करी कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम मार्स में पहुंच जाएंगे, और उन्होंने इंग्लिश में बोला।
और फिर अपनी कॉन्फ्रेंस बंद कर दी। ये बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप की क्वालिटी है और यही बेफिक्री है जो कि आपकी सेनाओं को ताकत देती है। और जो मनोज नरवणे ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उस बेफिक्र बहुत ज़बरदस्त इच्छा शक्ति वाले लीडर का ये कहना है कि जब तक आतंक का पूरा सफाया नहीं होता हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। और आतंक का पूरा सफाया नहीं हुआ है। अब आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए कि कितनी पिक्चर बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये कहा जाना जैसा साहब कि अभी हाल फिलहाल कुछ और भी बड़ा जो कदम है उठाएगी भारतीय सेना। देखिए, हाल फिलहाल की बात नहीं, ये मैं यही कहता हूँ, हर बार कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना है। अभी हमको उनका रिटेलिएशन रिएक्शन देखना है और कब, कहाँ और कैसे प्रहार किया जाएगा ये सेना को मालूम है। आपकी हमारी जो सेना है उसकी जो आज की लीडरशिप है वो बहुत कॉम्पिटेंट लीडरशिप है और जो आज की हमारी सेना है वो बहुत ज़बरदस्त मोटिवेटेड और बहुत शानदार सेना है और उनको पता है कि क्या करना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रश्न को हम छोड़ दें कि कब, क्यों, कैसे होगा, वो सही रहेगा। आपकी सेनाओं को पता है कब और कहाँ करना है और आपकी सेनाएं पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है। आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत आला दर्जे की है। तीनों चीफ्स को और सीडीएस को, चारों को मैं जानता हूं पर्सनली, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की लीडरशिप है जो हमारे पास आज की तारीख में मौजूद है। और सबसे बड़ी ताकत हमारे देश की पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैपेबिलिटी दोनों मिला के एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसी कॉम्बिनेशन की वजह से हमने पाकिस्तान को कई बार सबक सिखाया है, कन्वेंशनल वॉर में, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, और हर जगह उन्होंने भारत से मात खाई है और एक बार फिर उनको पता नहीं पड़ रहा है कि व्हाट इज हिटिंग देम फ्रॉम वेयर। अंतिम सवाल मेरे साहब आपसे कि सायरन बजने के बाद लाइट बंद करना एक मोदी जी ने बताया है, प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या पूरा तथ्य है? देखिए, ऐसा होता है कि एक समय ऐसा था कि उस समय रात में जो एयरफोर्स वगैरह की फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं होती थी। आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, जो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है, मतलब बैटलफील्ड में अपने यहाँ आप बैटलफील्ड को ढंग से देख पाने की जो काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा हो गई। बावजूद उसके क्या होता है कि अगर लाइटें जली हुई होती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो अटैक आते हैं उनको मदद कर सकती हैं कहीं ना, हालांकि उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आखिरी जो जहाज़ होता है वो कहा जाता है कि वो उसका एक PSDA कहते हैं उसको, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। और जो डैमेज असेसमेंट है वो आप अगर अंधेरा होगा तो शायद उतनी भली भांति ना कर पाएं। हालांकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं उसमें करने में दिक्कत होती है। तो दो वजह हैं कि पूरा ब्लैकआउट क्यों होना चाहिए। पहला, आप उनको एक मदद का चिन्ह ना दें, एक आइडेंटिफिकेशन का चिन्ह ना दें, और दूसरा उनको डैमेज असेसमेंट करने का मौका ना दें। तो ये मेरे को लगता है कि ये लाइट बंद करना, ब्लैकआउट करना, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इससे वो नहीं, और उसके अलावा क्या होता है कि कई हमारे खुद के इंस्टॉलेशंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनको कि कैमोफ्लेज करना, शत्रु से छुपाना और शत्रु के स्ट्राइक से छुपाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं अंधेरे का भी उनको लाभ होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब आवश्यकता पड़े तो उसको बिल्कुल सही प्रकार से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये आपकी जनता को पता होना चाहिए, इसमें गलती ना करें, आप सरकार का साथ दें। ये जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो मॉक ड्रिल्स ये बताने के लिए नहीं होते हैं कि आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। वो मॉक ड्रिल का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि ऐसे समय में आपके कर्तव्य क्या हैं, ऐसे समय में आप सेनाओं की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कल मैं एक चैनल पे किरण बेदी के साथ था, उन्होंने बोला कि जब वो 12 साल की थी 1965 की लड़ाई में, तो वो एक हॉस्पिटल में जाती थी और अपनी सेवाएं देती थी। वो होता है सिविल डिफेंस। वो जब अटैक होने वाला होता था तो उसमें ट्रेंच में चली जाती थी, और जब वो खतरा टल जाता था तो वो दोबारा जाकर के हॉस्पिटल में। तो ये जो पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है टू द ओवरऑल एफर्ट ऑफ द नेशन, वो इन मॉक ड्रिल्स का मेन उद्देश्य है। और जो आपकी सिविल डिफेंस की जो चीज़ें हैं, जो ड्रिल्स हैं जो कि बना के रखी हुई हैं, उनको रिवाइज करना, उनको अपडेट करना और उनकी प्रैक्टिस करना, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इन मॉक ड्रिल्स का एक वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इसको हमारे लोगों को
बिल्कुल सही प्रकार से करने की आवश्यकता है। इसमें हर प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ती है सेनाओं को, चाहे वो एनसीसी वाले हों, चाहे वो जो जो और भी कई इस प्रकार के संगठन हैं वो हों, सर्विसेज विंग है और कई संगठन हैं, और आम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप कोई देखिए क्या होता है, भारत पाक युद्ध की परिस्थिति में एक और बड़ी चीज़ होती है कि पाकिस्तान का भारत में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है स्लीपर सेल्स का, और जब ये इस प्रकार की हरकत होती है तो वो स्लीपर सेल्स के नेटवर्क को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब भी कोई आपको लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आए, खास करके बॉर्डर के इलाकों में, तो आप उसको ज़रूर रिपोर्ट करें। ये भी उसका एक हिस्सा है कि कैसे किस जगह रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, क्या है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी मॉक ड्रिल्स का हिस्सा हैं, और ये मॉक ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि सिविल डिफेंस को आपको एक्टिवेट करना होता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ताकि आपको, क्योंकि क्या होता है कि सेनाएं तो लड़ रही हैं, उनको लड़ने का लड़ने का आता भी है, लड़ने के लिए वो ट्रेंड हैं, लेकिन युद्ध का व्यापक असर जो कि बाकी लोगों पे होता है, उससे उसका प्रभाव कैसे, उससे कैसे बचा जाए, उसका प्रभाव कैसे किया जाए। आप यूक्रेन का युद्ध आज की तारीख में देख लें, आप गाजा देख लें, पूरा गाजा मटिया मेट हो चुका है। तो ये वो सिर्फ हमास और इजरायली फोर्सेस के बीच में लड़ाई नहीं है, पूरा किस प्रकार से गाजा के लोग अपने आप को बचाएंगे, क्या करेंगे, मेडिकल रेड्स कहाँ पर होगा, अग्निशमन का क्या काम है, रेलवेज का क्या काम है, और भी सड़क परिवहन का क्या काम है, गाड़ियाँ अगर सेना को चाहिए तो वो कैसे ली जाएंगी, अगर सेना को मैन पावर की ज़रूरत है तो वो कहाँ से आएगी। ये तमाम चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल्स में शामिल होती हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेरा ये मानना है कि हमें इसकी प्रैक्टिस करने के लिए 54 साल का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस समय समय पर होती रहनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, मैंने बोला था अंतिम सवाल, लेकिन मेरा क्या दिल छोड़ नहीं रहा, मान नहीं रहा आपको छोड़ने का, लेकिन आपके पास समय नहीं है, लेकिन एक क्या संदेश देंगे इंडियन आर्मी को और जनता को? देखिए, इंडियन आर्मी को संदेश बिल्कुल साफ है। इंडियन आर्मी ने बहुत बढ़िया काम किया है। पहला, मैं उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। और दूसरा संदेश मैं उनको ये दूंगा कि जिस प्रकार से आपने जज्बा दिखा करके अभी काम किया है, आने वाले समय में भी वैसे ही काम करें। लेकिन इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, संदेश की ज़रूरत नहीं है, आपकी आर्मी वही करेगी, हमेशा करती रही है, सन 47 से लेकर अभी तक उन्होंने किया है। क्योंकि आपने कहा संदेश क्या है, तो मैं उनको सिर्फ कहना चाहता हूं, लेकिन आप ये बात निश्चित रूप से मान लें कि आपकी आर्मी आपके किसी भी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरेगी, इसकी मेरी गारंटी है, कोई इसमें वो नहीं है। दूसरा, देश के नाम संदेश है, वो सिर्फ एक वर्ड में मैं कहना चाहता हूं, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट। आप राष्ट्र प्रथम की भावना से जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, आप जैसे अपना एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, वो राष्ट्र प्रथम की भावना से करें। उदाहरण मैंने अपने एक पॉडकास्ट था उसमें दिए हैं, आप देखें उसको। और मैं ये अभी फिर बता देता हूँ कि जब राइटियसनेस की बात होती है और जब सत्य की साइड लेने की बात होती है, तो भगवान श्री कृष्ण भी सूरज को छुपा लेते हैं ताकि जयद्रथ का वध हो सके। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर धर्मराज को भी कहते हैं कि आप अश्वत्थामा हते बोल दें ताकि राइटियसनेस की विक्ट्री हो सके। तो मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत रिपोर्टिंग करें या झूठ बोलें, लेकिन जो भी आप करें वो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ करें। आज की परिस्थिति में पूरे राष्ट्र के लिए एक ही संदेश है मेरा, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, फुल स्टॉप। देखिए, यहाँ पे मेरे साथ है अनुज माथुर से, जो मेजर जनरल हैं, और हाल फिलहाल उन्होंने देश के नाम और इंडियन आर्मी की तारीफ करते हुए संदेश दिया है कि नेशन फर्स्ट की भावना से आप देश का साथ दें, इंडियन आर्मी का साथ दें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक बात और भी कही है कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है, हमने आतंकवाद पे हमला किया है, जो कि ज़रूरी था। हाल फिलहाल पहलगाम में अटैक जो हुआ और 26 लोग मारे गए, उसको लेकर इंडियन आर्मी की जहाँ चहु और चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, वहीं पे मेजर जनरल अनुज माथुर ने भी हमको साफ कर दिया है कि अब इंडियन आर्मी है वो किसी के भी पीछे, किसी भी कारण से पीछे हटने वाली नहीं है, और लगातार ऑपरेशंस को, लगातार एक्शन मोड में है और लगातार ऑपरेशंस को सक्सेस करते हुए आगे बढ़ेगी और आतंकवाद का सफाया करेगी। सहयोग कैमरा पर्सन सनी के साथ संदीप अग्रवाल, NS।